बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी केस की चौथी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आज भी दलाइल जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा आज क्या समाअत होगी? आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज चौथी समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, और आज अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तलब कर लिया गया है इस अहम मुशावरत के लिए कि 2 बुनियादी सवालात थे जो अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ किए थे अटॉर्नी जनरल से। पहला ये कि फ्राम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट के हुकूमत के सबसे बड़े दफ्तर से कौन अदालत को यकीन दहानी करवाएगा कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो नहीं बढ़ेगा और एक ऐसा पुरअमन माहौल होगा जिसमें इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके, जिसमें PTI की तरफ से इमरान खान को भी यकीन दहानी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। अब साथ में हुकूमत को भी ये हुक्म दिया गया था कि वो भी अदालत में ये यकीन दहानी करवाएं कि पुरअमन इंतखाबात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए वो इक़दाम करेंगे। एक तो ये अहम सवाल था, और दूसरा सवाल ये था कि वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा से पूछ कर ये बताया जाए कि कब तक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। ये भी हुक्म दिया गया था अटॉर्नी जनरल को कि इस सवाल का भी जवाब लेकर आएँ ताकि वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के जवाब के बाद अदालत इस अहम मुकदमे का फ़ैसला कर सके। लिहाजा इन दोनों सवालात के जवाब के लिए अटॉर्नी जनरल को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तलब कर लिया गया है। यहाँ से वो रवाना हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कह रखा है कि अगर सियासी जमातों के दलाइल की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी सुनेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और JUI ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने यह कहा था कि हम इन तमाम जो फरीकैन जो इस मुकदमे में पहले से फरीक हैं उनको सुनने के बाद फैसला करेंगे कि क्या सियासी जमातों और हुक्मरान इत्तेहाद उसको सुनने की ज़रूरत है या नहीं है। इस बात का फ़ैसला होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके भी दलाइल सुनेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी फारूक इशनाइक कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की अकरम शेख, जबकि JUI की कामरान मुर्तज़ा अदालत में पेश होंगे और अपने दलाइल देंगे। लिहाजा आज ये अहम समाअत होगी। लेकिन इस तमाम तर समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस ने जो गुज़श्ता रोज़ अहम बात की थी, उन्होंने कहा था कि अब हम इसके इख्तितामी मरहले की तरफ दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा कभी इम्कान है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ले और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला जो है वो सुना दिया जाए। लिहाजा आज अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के समाअत मुकम्मल हो जाए। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। एक और केस की बात कर लेते हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत हुई। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल होंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस था जिसके ऊपर समाअत आज एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने की है। ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील थे वो अदालत में पेश हुए। अमजद परवेज़, साद हसन जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो भी अदालत में पेश हुए। ख्वाजा हारिस की जानिब से आज एक मरतबा फिर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वकला की हड़ताल है जिसके बाइस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर आज हम दलाइल नहीं दे सकेंगे। अदालत से इस्तदा है कि रमज़ान के बाद की कोई तारीख़ मुकर्रर कर ली जाए, जिसके ऊपर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के अमजद परवेज़, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर वकला की हड़ताल है तो कम से कम मुलज़िम को अदालत में कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए था, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए और साबिक़ वज़ीर आज़म के नाते से उनसे जो सिक्योरिटी वापस ली गई है उससे मुतालिक भी दरख्वास्त हमने सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जिसके ऊपर अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। तो अदालत से इस्तदा है कि समाअत को मुलतवी किया जाए और इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है इसको मंजूर किया जाए और ईद के बाद का जो कोई तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर ली जाए, जिसके ऊपर अमजद परवेज़ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ताहाल फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका और केस को जो है डिले किया जा रहा है मुसलसल, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, मौक़िफ़ इख्तियार किया
گیا کہ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے، جس کے اوپر امجد پرویز کا یہ کہنا تھا کہ کرمنل کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے، تو جس کے اوپر خواجہ حارث کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ رمضان ہے اور عید کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں تاکہ اس کی قابل سماعت ہونے کے اوپر تفصیلی طور پہ دلائل ہوں گے اور وہ ہم دلائل دے سکیں، جس کے اوپر عدالت مطمئن بھی دکھائی دی اور عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست تھی اس کو منظور کرتے ہوئے 29 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے، اور 29 اپریل کو عدالت نے خواجہ حارث جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں ان سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر دلائل طلب کر لیے ہیں، 29 کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ حسیب، شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر سینیٹ شہزاد وسیم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر مشاورت جاری۔ مشترکہ اجلاس میں سینیٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقار سید سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو گزشتہ روز اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے، اس کی منظوری جو ہے آج سینیٹ کے لیے جانی ہے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت ہوئے، جس میں مشترکہ اجلاس میں جو قانون سازی کی گئی تھی اس سے متعلق جو ہے وہ حکمت عملی کی گئی، جبکہ اس کے علاوہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس سے وہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں اس بل کی منظوری کو جو ہے وہ اعلیٰ کے اختیارات میں مداخلت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل جب یہ میٹنگ کال کی گئی تھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے اور جو کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا ان کو اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ اس کے علاوہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کو بھی اپنی حاضری یقینی بنانے کی جا چکی ہے، اور ذرائع کے مطابق۔ جی وقار سید، بہت شکریہ۔ اب خبر ہے سندھ ہائی کورٹ سے حسان نیازی کی گرفتاری اور مقدمے کے اندراج کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنا پر خارج کی ہے۔ حسان نیازی کے خلاف کراچی میں قائم مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے خارج کر دیا ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ حسان نیازی کو لاہور واپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ بھی آگاہ کیا گیا تو سندھ ہائی کورٹ نے حسان نیازی کی گرفتاری اور مقدمے کے اندراج کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنا پر خارج کر دی ہے۔ بتایا گیا وکیل کی جانب سے کہ حسان نیازی کے خلاف کراچی میں قائم مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے خارج کر دیا ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ حسان نیازی کو لاہور واپس منتقل کر دیا گیا ہے اور اس بنا پر یہ درخواست اب سندھ ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قواعد بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا اکثریتی فیصلہ دے دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے فیصلے سے اختلاف کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا بڑا فیصلہ، قواعد بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) از خود نوٹس کے تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے۔ 2-1 کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ جاری۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو الگ کریں۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے ججز کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدلیہ پر تنقید کو روکا گیا تو عدلیہ کا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس شاہد وحید نے دیگر 2 ساتھی ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ تمام کیسز کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کو سونپنے کی تجویز دی گئی ہے۔ از خود کا اختیار بھی 3 رکنی کمیٹی کو ہی ہوگا۔ محسن داوڑ کی پیش کی گئی ترمیم کی شمولیت کے بعد از خود نوٹس کے پرانے مقدمات میں بھی ایک بار اپیل کا حق حاصل ہوگا۔
कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ की तौसीक के बाद विफाकी वजीर कानून ने बिल ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली में बहस के बाद शिकफौर मंजूरी दे दी गई। I intend to move, sir, under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 में तमाम केसेस के समाअत के लिए बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजों की कमेटी को सौंपने की तजवीज दी गई है। असखुद नोटिस का इख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को ही हासिल होगा। असखुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील का हक देने की तजवीज भी दी गई है। अपील दायर होने के बाद 14 रोज में इसे समाअत के लिए भी मुकर्रर करना होगा। मामला लार्जर बेंच सुनेगा। कौमी असम्बली से मंजूर बिल के तहत आइन की तशरीह के मुकदमात सुनने वाला बेंच कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। मोहसिन दावड़ की जानिब से पेश की गई तरमीम भी बिल में शामिल की गई है, जिसके तहत असकुद नोटिस के तमाम पुराने मुकदमात में भी एक बार अपील का हक दिया जाएगा। बिल के कानून बनने की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी अदालत से रुजू कर सकेंगे। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कानून साजी आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। इससे सुप्रीम कोर्ट की पावर में इजाफा हुआ, न ही कोई कमी। बिल की मंजूरी से 1 मैन शो का इख्तिताम होगा। इस कानून साजी से राइट ऑफ अपील मिलने से, बेंच एक यकसा तरीके से बनने से, वो जो बात की गई 1 मैन शो का इख्तिताम होगा, ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्किंग के अंदर उनकी, बल्कि इससे तो जैसे मैंने कहा पहले बयान किया कि और ज्यादा बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला से मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। सदर की जानिब से मंजूरी न दिए जाने पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने दोबारा भी दस्तखत न किए तो ये 10 रोज बाद असकुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं खुडियां जलसे ने मीनार पाकिस्तान जलसे को खड्डे में फेंक दिया। गुज़रे 6 बरस के दौरान गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, फिर भी अंदर से घड़ी चोर ही निकला। इलेक्शन होगा लेकिन उससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। वो खुडिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। गीदड़ को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। छतों के लेंटर खुल जाते हैं लेकिन 5 महीने से टांग का प्लास्टर नहीं उतरा। जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया। उस दिन इसकी तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। कह रहा था मैं जानता हूं मेरे मुंह पर कांटा लग गया, ये मुझे इक्तदार में नहीं आने देंगे। तो हाँ इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है। तो भाई एक पासे खलो जा, इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ हुकूमत का पेट काट कर मुफ्त आटा फराहम कर रहा है गरीब आवाम को। अब एक खबर यह है, रमज़ानुल मुबारक में लाहौर समेत बड़े शहरों में खेलों के मुकाबले कराने का फैसला किया गया है। 10 रमज़ानुल मुबारक से स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर समेत बड़े शहरों में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, इसके साथ साथ फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले भी होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में ये ऐलान सामने आया है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत।
मुंतजमीन और स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों के एहसास में यहाँ पर तकरीब मुनक्कद हुई और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो है वो मुंतजमीन और स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों को वज़ीर आला ऑफिस में इनामी रकूम के चेक दिए। जश्न बहारा और स्पोर्ट्स मुकाबले के मुंतजमीन को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। 42 किलोमीटर मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने पर एथलीट आमर सुबील को जो है वो 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसी तरह मैराथन में दूसरी पोजीशन पर इसरार अहमद को 5 लाख और तीसरी पोजीशन पर अब्दुल रशीद को 3 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि रमजान मुबारक में लाहौर समेत बड़े शहरों में खेलों के मुकाबले कराने का फैसला किया है और 10 रमजान मुबारक से स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर समेत बड़े शहरों में टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ये कहना था कि जश्न बहारा की तकरीबात में हजारों शहरियों को जो शिरकत से खुशाइंद जो है तकरीबात का मौका मिला है और नौजवानों के लिए मजीद स्पोर्ट्स इवेंट लेकर शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। वेलकम बैक। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करने की तैयारियां। गैपको और टेस्को ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। गैपको की बिजली की कीमत 27 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त, जबकि टेस्को की सार्फिन से 19 अरब रुपये इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान। देखिए, जो दोनों बिजली की तकसीम कार कंपनी है इनकी जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा की गई है। जो मल्टी ईयर टेरिफ कीमत में जो कंपोनेंट है, मल्टी ईयर टेरिफ कंपोनेंट, इस कीमत में दरख्वास्त जमा की गई है। गैपको की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि बिजली की जो कीमत है वो 27 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया जाए, जबकि टेस्को अपने सारिफिन पर 19 रुपए का बोझ डालना चाहता है, वो सारिफिन से वसूल करेगा। दोनों जो डिस्कोज है वो मुलाजिमीन की तनख्वाह है, जो मराज है, रिटायरमेंट के बाद जो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते हैं वो भी सारिफिन से वसूल करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है नेपरा जो है गैपको और टेस्को की दरख्वास्तों पर 11 और 12 अप्रैल को समाअत करेगी। ये जो दरख्वास्त है इसमें जो सारिफिन पर बोझ डाला गया है उसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट, जो न्यू हायरिंग है और दीगर जो कॉस्ट है वो सब डाली गई है। ताम नेपरा इस पर समाअत करेगा और समाअत के बाद पता चलेगा कि नेपरा कितनी इजाजत देता है और सारिफिन पर कितना बोझ आता है। जी जीशान, बहुत शुक्रिया। अब हम खबर शामिल करते हैं। IG सिंध ने सूबे में तैनात SDPOs का जराइम के खिलाफ किरदार गैर फाल करार दे दिया है। DSPs दफ्तर से निकलें और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करें। IG सिंध की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। हर DSP अपने इलाके के कम अज़ कम 10 मनशियात और गुटखा फरोश गिरफ्तार करे। ये टास्क भी दिया गया है IG सिंध की जानिब से। DSPs मनशियात फरोशों, गुटखा बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। इस हुक्मनामे में इस बात पर जोर दिया गया है DSPs को अहकामात जारी होने से SHO फराइज से बरी जिम्मा नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है इस हुक्मनामे में। 15 रोज के बाद तमाम अजला के SDPOs की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। हुक्मनामे में ये भी कह दिया गया है। वज़ीर आज़म की लकी मरवत में अस्करियत पसंदों के हमले के मुज़म्मर DSP समेत 4 पुलिस एहलकारों की शहादत पर दिल दुखी और रंजीदा है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे पुलिस अफसरान जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अल्लाह ताला शोहदा को अपने जवारे रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने लकी मरवत में अस्करियत पसंदों के हमले की मज़म्मत की है। आगे बढ़ेंगे। रमज़ान मुबारक में आटे की मुफ्त फराहमी का सिलसिला जारी। आटा फराहमी के लिए कायम 41 सेंटर्स पर आटे के 13 लाख से ज़ायद थैलों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आटे की सप्लाई बढ़ाए जाने के बावजूद शहरियों की शिकायत का मुकम्मल अजाला ना हो सका। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में शहरियों को मुफ्त आटा फराहम करने के लिए 41 सेंटर्स काम कर रहे हैं। हर सेंटर पर 25 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात हैं जो शहरियों की रहनुमाई और उन्हें आटा फराहमी के अमल की तकमील का जिम्मेदार है। इब्तदाई दिनों में इन सेंटर्स पर आटा फराहमी का अमल इंतहाई बदनज़मी का शिकार रहा। अब इस हवाले से सूरत हाल में बेहतरी तो देखी जा रही है, लेकिन किसी हद तक शिकायत अभी भी बरकरार हैं। ये नहीं मिल रहा, मिल जरूर है लेकिन लाइन में लग के असूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक। जाने ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। दोबारा मैसेज किया, कहते तुसीं एक आटे का तोड़ा हासिल कर लिया, लेकिन मैनूं एक तोड़ा भी नहीं मिला आटे का। दूसरी तरफ बताया गया है कि अब तक इन सेंटर्स से 13 लाख से जायद आटे के मुफ्त थैले तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि आटे की सप्लाई में मजीद इजाफा किए जाने से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी का भी दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं इस सारे लोड को केटर करने के लिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि बेहतर तरीके से लोगों तक ये जो है सब्सिडी पहुँचे।
हुक्काम का कहना अपनी जगह, लेकिन इंतजामात में बहरहाल अभी भी मजीद बेहतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। तारीफ के साथ साथ तनकीद के निश्तर सहती हुई मुफ्त आटा फ्राहमी स्कीम चल तो रही है, लेकिन एक अमूमी तासर ये भी सामने आ रहा है कि अगर पहले की तरह ही स्टोर पर सस्ता आटा फ्राहम करने का सिलसिला जारी रखा जाता तो वो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान और फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में हुकूमती दावों के बरक्स मुफ्त आटे के तरसीली पॉइंट्स पर अवाम के मसाइल हल न हुए। कहीं भगदड़, कहीं अमले की अकरबा परवरी तो कहीं अहलियत में दरपेश मुश्किलात ने गरीब की परेशानी बढ़ा रखी है। मजीद बताएंगे अब्दुल बासित। आटे का हसूल गरीब का कड़ा इम्तिहान लेने लगा। सारा दिन लंबी कितारों में तवील इंतजार करने वालों को कभी आटा मिल गया तो कभी मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। की कर रहे साढ़े गरीब वाले 14,000 ते असीं किराए ते रह रहे हैं ते असीं रोना नहीं की करना। मैं खलोन जोगी भी नहीं की ते देंदे भी नहीं, कल भी नहीं सारी दिहाड़ी आटा देता, आज भी नहीं मिल दिया। मुफ्त आटे की तरसील के लिए बनाए गए पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद कभी रजिस्ट्रेशन तो कभी अहलियत ना होने जैसे मसाइल अवाम की परेशानी में इजाफा कर देते हैं। शहरियों का कहना है कि इससे बेहतर था कि हुकूमत सब्सिडाइज्ड रेट 648 रुपए में 10 किलो आटे की फ्राहमी जारी रखती तो आज हमें ये तजलील बर्दाश्त ना करना पड़ती। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 400 ਦਾ ਥੈਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। कार्ड लेके गई, भाई कहते हैं कार्ड नहीं तेरा चलता इत्थे। मैं कि क्यों नहीं कार्ड चलता, अजे तक तो कार्ड पहली बार इत्थे तुहाडे कोल आया। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हकायक के बरक्स कहते हैं कि इंतजामात मुकम्मल हैं और शहरियों को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पब्लिक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने उसके मुताबिक इंतजामात भी किए हुए हैं और यहाँ पे 2 शिफ्टें लग रही हैं, एक 8 बजे से लेकर 4 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 12 बजे तक। रोज़े की हालत में हब्स और गर्मी में सारा दिन इंतज़ार करने वालों की हालत काबिल रहम हो जाती है, मगर गरीब का हाल पूछने वाला कोई नहीं। तो करते हैं कोयटा का, जहां पे फल रोज़ेदारों की पहुंच से दूर हो गए हैं। खजूर समेत फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फल फरोशों ने अपने अपने निर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा में महंगाई की वजह से रोज़ादारों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। फल इतने महंगे हो चुके हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर होने के बायस आम आदमी तो बच्चों की इफ्तारी के लिए खरीदने का सोच भी नहीं सकता। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में माल्टा 100 रुपए के इजाफे से 220, चीकू 50 रुपए के इजाफे से 200, केला फी दर्जन 250, स्ट्रॉबेरी 150 रुपए के इजाफे से 450 और खरबूजा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फल महंगे होने से बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सेनेट इजलास जारी है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसी हवाले से दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जिस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तमाम जमातों ने कंसेंसस के साथ ये मुआहदा साइन कर दिया कि आइंदा इंतखाबात यानी कि जो 2023 के इंतखाबात हैं उससे पहले मरदमशुमारी कराई जाएगी और वो मरदमशुमारी डिजिटल होगी। जी, उस मुआहदे के नतीजे में 2018 के इंतखाबात को लेजिटिमेसी देने के लिए और उन्हें आइन के ऐन मुताबिक रखने के लिए आर्टिकल 51 में एक अमेंडमेंट भी की गई, वन टाइम डिस्पेंसेशन दी गई और उसमें ये तरमीम कर दी गई 25वीं तरमीम आई बिलीव या 26वीं के ज़रिए, कि जिसमें कहा गया कि जो 2018 के इंतखाबात हैं वो प्रोविजनल कंसेंसस की बुनियाद पे होंगे। 2018 के इंतखाबात हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, वो मुआहदे का हिस्सा थे। बारहा कहा गया कि आप सेंसस का एहतमाम करें, वो आज होता है, कल होता है। अल्टीमेटली पिछले साल उन्होंने फिर फाइनली अनाउंस किया और मौजूदा हुकूमत ने उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसके लिए फंड, इस मौजूदा जो आपका बजट है 2022-2023 का, उसमें 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए और ये मुल्क में जो पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी हो रही है, जिसका कि आगाज़ 1 मार्च को हो चुका है और ये प्रोसेस जो है एज़ पर प्रोग्राम जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी है, ये 30 अप्रैल से पहले इसको पाया तकमील तक पहुंचना है। तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक बात है बैरामन तंगी साहब के सवाल के दूसरे हिस्से की कि आया आम इंतखाबात
مردم شماری کی موجودگی میں جب تک کہ وہ اس سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی نہ ہو جائے، ہو سکتے ہیں یہ ایک آئینی سوال ہے جو بالکل یہ ایشو آئے گا۔ آرٹیکل 58 کی منشا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو عام انتخابات ہیں وہ گزشتہ مردم شماری کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ گزشتہ مردم شماری جو ہے وہ 2017 کے سینسس کیونکہ پرووینل ہوئے تھے اور اب نئے سینسس شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سوال جو ہے یہ اس حد تک درست ہے کہ یہ موجودہ سینسس اگر کنفرم ہو جاتے ہیں، ان کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، تو پھر حلقہ بندیاں اور انتخابات انہی کے تحت ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ آنریبل منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سر دیتا ہوں ٹائم سر۔ جی سر میں ابھی ٹائم دیتا ہوں، یہ کوسچن آر پہ سر چل رہا ہے۔ جی جی منسٹر صاحب۔ تاج بھائی اگر بات کرنا چاہیں تو میں سر میں دیتا ہوں بعد میں، یہ تو ڈیبیٹ۔ جی 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 سر۔ سر میں بطور بہرحال منتخب نمائندہ ہوں پہلے اپنے صوبے سے اور اس کے بعد میں وزیر بنا ہوں، تو میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ احسن اقبال صاحب کے بھی گوش گزار کی ہے، جو باتیں بہرامند تنگی صاحب نے کی، جو تاج حیدر صاحب فرمانا چاہیں گے۔ سر کیوں پاکستان میں 2017 کے بعد 2023 میں مردم شماری ہو رہی ہے؟ پہلے تو 10 سال کا پیریڈ ہوتا تھا، اس کی بجائے 18-19 سال کے بعد مردم شماری ہوتی تھی۔ مردم شماری اس لیے ہو رہی ہے کہ 2017 پہ سندھ بالخصوص کراچی شہر اور دیگر صوبوں کے خاص کر کے پی اور بلوچستان میں دوستوں کو تحفظات تھے، اس لیے اس وقت کی پارلیمان کی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ اس کا آڈٹ کیا جائے، رہائشی بلاکس کا ہی کریں آپ۔ اس کے بعد بائی دی پیسج آف ٹائم حکومت کو یہ متعلقہ جو محکمے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہو نہیں سکتا، ٹائم بارڈ ہے اور واٹس ایور۔ اس لیے مردم شماری ہو رہی ہے کہ 2017 کی مردم شماری پر اتفاق نہیں تھا پاکستان کا، لیکن اب جو پریشان کن بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، خاص کر میں کراچی شہر سے آ رہا ہوں، کہ ابھی بھی 35 ارب روپے مختص کرنے کے بعد، ڈیجیٹل مردم شماری قرار دیے جانے کے بعد، اگر لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پلنے شروع ہو جائیں، چیف سینسس کمشنر یہ کہیں کہ رہائشی بلاک میں سے 7% اضافہ ہوا ہے کوئی 6-7 برسوں میں، اور ہاؤس ہولڈز کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوا ہے، اٹ مینز کہ وہ تو اپنے حساب سے نمبرز نکال کے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی مردم شماری کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام خدشات کو متعلقہ محکمے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو، سینسس کمشنر ہوں، نادرا کو لیں آپ۔ ڈیجیٹل مردم شماری جب کہا جا رہا ہے، یعنی میں پاکستان میں کوئی 10 کروڑ سے زیادہ موبائل فونز ہیں، میرا جب ڈیٹا لیتے ہیں مردم شماری کی انیومریٹر آ کے میرا موبائل فون نمبر لیتے ہیں، مجھے رسید بھیج دیں نا کہ میرے گھر میں 10 لوگ گنے یا 8 لوگ گنے۔ یہ کون سا اتنا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ کوئی ایٹمی بم کے کوئی وہ کوڈ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں شیئر کیا جا سکتا؟ یہ شیئر کیا جائے مردم شماری کی بنیاد پہ، محض نشستوں کا نہیں ہے، وسائل کا مسئلہ ہے۔ آپ کی نوکریوں سے لے کر فیڈرل کوٹا یہاں پر موجود ہے آئین پاکستان کے تحت، نیشنل فائنانس کمیشن کے ڈیویزبل پول کا میجر حصہ آبادی کی بنیاد کے اوپر جاتا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں اس کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود ایک پرانے مخمصے سے نکلنے کے لیے نئی کاوش میں جا کے 35 ارب خرچ کر کے بھی اگر یہ مردم شماری درست نہیں ہوگی، they say کہ forewarn is forearmed۔ I'm warning کہ اس مردم شماری کو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کو ایکوپ کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہ کرنا چاہیے، اور بلکہ وہ طریقے بتائیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس مردم شماری کو شفاف اور قابل قبول بنا سکیں۔ شکریہ۔ آنریبل سینیٹر ہدایت اللہ صاحب، سر ان کا ٹرن ہے، میں دیتا ہوں۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ جناب چیئرمین صاحب، مردم شماری کا جو مرحلہ جا رہا ہے، میں اس پہ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں، مگر ہمارے ایکس فاٹا کے ہمیشہ سے ہمارا یہ ڈیمانڈ رہا ہے، اور جناب چیئرمین صاحب ہم جی ڈونٹ کراس دا لائن۔ علی ظفر صاحب تشریف رکھیں۔ جی
जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी जगह पे गलतियाँ वगैरह है। और दूसरी बात ये कि आया मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि क्या इसके बाद डिनोटिफिकेशन भी होगी, क्योंकि आईनी तरमीम की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि 25वीं आईनी तरमीम में लिखा हो कि आपकी सीटें कम कर दी गई है, तो उसको दोबारा करने के लिए, और मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन साहब कि इस पे कमेटी ऑफ द होल हाउस बुलाया जाए, तमाम पार्टीज़ उसमें शिरकत करें, जिसको भी इतराज़ हो वो यहाँ पे निकले, इस हाउस के ज़रिए निकले, तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी को इतराज़ नहीं होगा अगर इस हाउस को कमेटी ऑफ द होल में चेंज किया जाए और यहाँ पे एक कंप्रहेंसिव डिबेट की जाए। जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़ज़ रुकन ने बड़ा वैलिड सेंसस के हवाले से एक इशू उठाया है, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आई वांट टू जस्ट गिव क्लैरिफिकेशन। अगर आपको याद हो जनाब चेयरमैन, तो 2017 का जो सेंसस था वो इसी तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी हुआ, सारा काम भी हुआ, लेकिन देवर सीरियस रिजर्वेशंस ऑफ, मुझे याद है बलोचिस्तान, सिंध और इवन फ्रॉम पार्टली फ्रॉम सदर्न पंजाब। तो उस वक्त एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई, और चूँकि फिर 2018 के इलेक्शन मुमकिन नहीं थे उस सेंसस इतना खर्चा करने के बावजूद, लेकिन चूँकि खर्चा भी हो चुका था, सेंसस के ऊपर सीरियस ऑब्जेक्शंस थी, एक एक घर में 200 घर 200 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बड़ा डिबेट हुआ और इवेंचुअली ये फैसला किया गया कि आइन में तरमीम लाई जाए, और फिर आइन में तरमीम लाई गई कि जो आने वाला इलेक्शन है उसके ऊपर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। एक उसमें एक यानी एक्सेप्शन क्रिएट की गई। मेरे मौजूद साथी का जो है इश्यूज बिल्कुल रेलेवेंट है। मैं समझता हूँ कि अभी तो हमें रिविजिट करना चाहिए। ये सेंसस 1973 के आइन के बेसिस पे है। आज यानी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, नादरा कनेक्टेड है, सब कुछ है। वी शुड इवॉल्व ए सिस्टम वेयर बाय ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए, और हम ये अरबों जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि 35 अरब का खर्चा करके इस चीज़ को करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ माय हम्बल ओपिनियन। ये ऑब्वियसली एक्सपर्ट विल लुक इनटू दिस, जो भी IT और एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन 73 के बाद अब मैं समझता हूँ कि सेंसस का कोई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और अगर आइन में तरमीम की ज़रूरत है, अगर 2017 में हम आइन में तरमीम कर सकते हैं प्रोवाइजो ला के इस इलेक्शन में 2018 में ये एप्लीकेबल नहीं होगी ये आर्टिकल, तो फिर हम अब भी उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे खदशा है। देखिए, एक बात ये भी हो रही है, अभी चूँकि बात हो रही है, तो अभी इलेक्शन के जो अभी पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके वन ऑफ द मेजर रीज़न कि जी अगर अब 2 असम्बलियों के इलेक्शंस होते हैं तो वो तो होंगे पुराने सेंसस के ऊपर, पुरानी हल्कों बंदियों के ऊपर, और अगर ये हो जाते हैं, ये वन ऑफ दी यानी वैलिड रीजंस हैं कि नहीं होने चाहिए, और अगर ये अब होते हैं तो 2 हुकूमतें भी वहाँ होंगी। आपका दूसरा जो 18वीं तरमीम का एक बहुत बड़ी यानी क्रेडिट लिया जाता था ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, वो था कि तमाम मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन होंगे और केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। अब 2 सूबों में, अगर KP में और पंजाब में नई गवर्नमेंट्स अब आ जाती हैं, और फिर जब अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं 2 सूबों में, उसको 2 सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगी, क्या उनको घर भेज देंगे? उसको टेम्पररी आप केयर टेकर, आपका आइन तो ऐसी फिर कोई इजाज़त नहीं देता। मैं समझता हूँ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जो भी इनकी ग्रीवेंसेस होंगी, गवर्नमेंट विल विद ओपन हार्ट एंड माइंड इंशाल्लाह विल एंटरटेन एंड डील विद इट। बहुत शुक्रिया जी। सर, मेरे ख्याल में मैं एक सेकंड, ताज साहब, सेनेटर हिदायत साहब ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया है, और ताज साहब भी उससे एग्री करेंगे कि ताज साहब भी मुझे असिस्ट करें। हम नेक्स्ट वीक एक दिन इसके लिए कमेटी ऑफ होल रख लेते हैं, ताकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस पे एक एक्सपर्ट्स भी बुलाए, प्रोविंसेस से भी लोगों को बुलाए, बैठ के इस पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कोई सोचते हैं कि इस पे लेजिस्लेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल आप असिस्ट करेंगे, कमेटी ऑफ होल में हम इस पे बात कर लेंगे, अब इसलिए आपके ही कहने पे रख दिए जी। सेनेटर बैरामंद खान तंगी। Thank you, Chairman Sahab. Question number 25. Answer taken as read. Supplementary, please. Chairman Sahab, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल था कि जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को कोई रिलीफ, कोई सब्सिडी दी है, तो मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि उससे कितना असर पड़ा है एक्सपोर्ट पे। मुझे फिगर दिया है, लेकिन ये लास्ट हुकूमत की है, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए
اور ان کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور اس سے ہمارے ایکسپورٹ پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ Honorable Federal Minister for Commerce, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, سوال تو بالکل درست ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حالات اتنے درست نہیں ہیں کیونکہ ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں تو ان کی جو شرائط ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم تمام جو انڈسٹری ہے اپنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ پرٹیکولرلی بٹ آل انڈسٹری اس پہ کو ہم کوئی سبسڈی نہ دیں. ہماری 2 ایریاز میں ہم سپورٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ایک سبسٹینشیل انکریز آیا تھا اوور دا پریویس ایئرز ان آر ایکسپورٹس. لیکن ایک تو دنیا میں ریسیشن آ گیا پوسٹ یوکرین وار اور پھر ہم نے سبسڈیز بھی جو ہم ریجنلی کمپٹیٹیو ٹیرف رکھنے کے لیے اپنی گیس کی اور بجلی کی پرائسز جو تھی اس کو ایکولائز کر رہے تھے پورے خطے کے لیے وہ ہمیں ودرا کرنی پڑی ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم DLTL کے مد میں بھی جو سبسڈی دیتے تھے وہ بھی بیکاز آف بجٹری کنسٹرینٹس ہم نہیں کر سک رہے جس کی وجہ سے ایک افیکٹ ضرور آئے گا. کچھ آ بھی رہا ہے لیکن کچھ آپ اگلے سال میں بھی دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس اس طریقے سے نہیں ہیں. کچھ سیکٹرز کو چھوڑ کے پرٹیکولر ٹیکسٹائلز وغیرہ پہ اس کا افیکٹ ضرور آئے گا. سو دا فیکٹ ریمینس کہ یس. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.